दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा विषय है सूखा। ये जो सूखा है वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने आपदा क्या होती है, आपदा और संकट में संबंध और आपदाओं के प्रकार के बारे में काफी डिटेल में समझा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो अच्छे से देख लेते हैं, फिर उनको ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सूखा क्या होता है, आप सब जानते होंगे कि जब क्या होता है, पानी कम बरसता है, पानी की कमी हो जाती है, तो वो स्थिति सूखे की सूचक होती है। उसमें क्या होता है, हमारी जो कृषि है तो कृषि में उत्पादकता बहुत कम होती है, कृषि उत्पादन बहुत कम होता है, फसल जो होती है ठीक है उनकी काफी कमी देखी जाती है फसल उत्पादन में। तो यूएन चार्टर ने सूखे की काफी अच्छी परिभाषा दी है। यूएन चार्टर कहता है कि जलाभाव की स्थिति यानी कि जल का अभाव होना वो क्या कहलाता है, सूखा कहलाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, कृषि की संभावना बहुत ही क्षीण हो जाती है। तो यूएन चार्टर कहता है जलाभाव की स्थिति जिसमें कृषि की संभावना क्षीण या कम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। इस सूखे के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो जिस जगह ये सूखा पड़ता है वहाँ का उस पर कई सामाजिक और आर्थिक उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही क्या होता है कि गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं ये सूखा किस कारण से होता है। तो देखिए सूखा सूखा जो है हमने जैसे पढ़ा था जलाभाव की स्थिति है, यानी कि ये बारिश पर डिपेंड करता है। अगर बारिश में 25% की कमी हो, जिस जगह माना कि बारिश का है 100% हो रही है, ठीक है, अगर 25% की कमी हो गई यानी कि 75%, तो वो किसको सूचित करती है, सूखे को। यानी कि 25% की नकारात्मक परिवर्तनीयता सूखे को दर्शाती है। ठीक है, अब सूखे के कुछ कारण हैं, जैसे कि समय से पहले मानसून का आना और जाना, ठीक है, अल नीनो, ITCZ का शिवालिक पर स्थित होना, मानसूनी पवनों की गति, धरातल की संरचना और चक्रवात। देखिए चक्रवात जो है वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात, ठीक है, कि चक्रवात कितने आ रहे हैं उनकी संख्या पर भी मानसून डिपेंड करता है और वो सूखे की स्थिति को दर्शाता है। उसके बाद है धरातल की संरचना। धरातल की संरचना, अगर धरातल है, मान लीजिए अगर प्लेन है तो पानी ज्यादा देर तक रुकेगा, और इस तरीके से है तो पानी क्या होगा, बह जाएगा। तो धरातल की संरचना भी सूखे को निर्धारित करती है। फिर मानसूनी जो पवने हैं उनकी गति, मानिए कि मानसूनी पवन है, अगर मानिए कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वहीं वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे, तो क्या होगा, ये जो तेज तेज चल रही है तो पवनें जो होंगी जल्दी तेज से निकल जाएंगी, और ये धीरे धीरे चल रही हैं तो जब मानसून जिस समय पहुंचना चाहिए पवनों को वो उस समय पहुंचेंगे ही नहीं, तो टाइम टू बारिश नहीं होगी। तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जलाभाव होगा, कृषि कम होगी, और क्या होगा, वो सूखे सूखे की स्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, उसके बाद है ITCZ का शिवालिक पर स्थित होना। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए कि ITCZ का शिवालिक पर स्थित होना। उसके बाद जो हमारा अगला कारण है सूखे का वो है अल नीनो। दोस्तों अभी आप सिर्फ अल नीनो के विषय में ये याद रखिए कि जब अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे देश में वो सूखे को दर्शाती है। अल नीनो से क्या होता है कि जो जब भी अल नीनो होता है तो उसका इफेक्ट हमारे देश में ये होता है कि हमारे देश में मानसून जो होता है उस समय अच्छा नहीं आता है, बारिश बहुत कम होती है और सूखा पड़ता है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि समय पूर्व मानसून का आना और जाना ही ये सूखे को दर्शाता है। ये क्या है, सूखे के कारण है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि सूखे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सूखों के प्रकार, तो सूखे कई प्रकार के हैं। यहाँ मैंने 6 सूखों के प्रकारों के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले है मौसमी सूखा, फिर है जलीय सूखा, फिर है मृदा आर्द्रता सूखा, कृषि सूखा, अकाल जिसको हम दुर्भिक्ष भी कहते हैं, ठीक है, अकाल या दुर्भिक्ष सूखा, फिर है सामाजिक सांस्कृतिक सूखा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मौसमी सूखे के बारे में। तो दोस्तों जब मौसमी सूखा हमारे देश में, जब कहीं भी मौसमी सूखा पड़ता है, मेनली हम अपने देश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो मौसमी सूखा जब पड़ता है तो क्या होता है, मौसमी सूखा कब पड़ेगा, मैंने बताया था सूखा कब होता है, जब बारिश जो होती है 25% से कम होती है। ठीक है, जैसे कहीं अगर मान लो 100% बारिश हो रही है, 100%, और 75% भी हो रही है तो वो सूखे को दर्शाती है, मौसमी सूखे को। यानी कि 25% की परिवर्तनीयता ही मौसमी सूखे को दर्शाती है। अब मौसमी सूखे में क्या होगा, इसमें बारिश ज्यादा कम तो नहीं हुई ना, मान लीजिए कहीं 100 होती थी तो क्या हो गई, 75% हो गई, तो क्या हो गया, 25% की कमी हो गई, और इसमें इस स्थिति को क्या बोलते हैं, मौसमी सूखा बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कृषि जो होती है
वो ठीक ठाक होती है, कृषि की संभावना बनी रहती है और कोई हमको आर्थिक परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये होता है मौसमी सूखा, ज्यादा ये हार्मफुल, कुछ हार्मफुल नहीं होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं जलीय सूखा। जलीय सूखा क्या होता है? देखिए, जब मौसमी सूखा जो होता है उसकी स्थिति बार बार होती रहती है, ठीक है। मौसमी सूखा जैसे एक साल पड़ा, अगले साल फिर ऐसी सूखा पड़ गया मौसमी सूखा, तो वो किसको प्रदर्शित करता है? वो जलीय सूखे को दर्शाता है, ठीक है। जब मौसमी सूखा एक से अधिक बार होता है तो वो जलीय सूखे की स्थिति को दर्शाता है। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से स्पष्ट है जलीय सूखा है, तो इसमें क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके सतह पे जो पानी है वो सतह का पानी, और भौम जल मतलब अंदर का पानी, ये क्या होगा? सूखने लगेगा, ठीक है। जब सूखने लगेगा तो क्या होगा? जल की कमी आएगी, इसलिए इसका नाम दिया गया जलीय सूखा। इसमें दोस्तों जब पानी की कमी होने लगती है तो कृषि जो होती है उसकी संभावना कैसी होने लगती है? कम होने लगती है, यानी कृषि की संभावना क्षीण होने लगती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मृदा आर्द्रता सूखा। देखिए, मृदा यानी मिट्टी, आर्द्रता मानी ह्यूमिडिटी। मृदा में क्या हो जाता है? ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है। देखिए, जब क्या होता है कि जलीय सूखा बार बार पड़ता है, उसकी निरंतरता कई सालों में देखने को मिलती है। एक बार पड़ा, फिर अगली बार फिर से यही सूखा पड़ गया, जलीय सूखा। जब बार बार रिपीट होता रहता है यही सूखा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो स्थिति मृदा आर्द्रता सूखे को दर्शाती है। इसमें क्या होता है कि जो पानी है उसकी बहुत कमी हो जाती है, जमीन होती है उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, ठीक है। जमीन में क्या पड़ने लगती है दोस्तों? दरारें पड़ने लगती हैं, ठीक है। और अकाल जैसी स्थिति होने लगती है कि हाँ अब अकाल पड़ने वाला है, ठीक है। तो अकाल की संभावना उत्पन्न होने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा आर्द्रता सूखा बोलते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कृषि सूखा। अब कृषि सूखा क्या होता है? देखो, कृषि सूखा जब होता है इसमें क्या होता है? मिट्टी की, इसमें क्या होता है? दरारें पड़ने लगी थी। अब जब मृदा आर्द्रता सूखा कई सालों तक पड़ता जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कृषि सूखे में कन्वर्ट हो जाता है। अब कृषि सूखे में क्या होता है कि जो भूमि की जो उर्वरता शक्ति है, उर्वरकता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। जब समाप्त हो जाएगी तो फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फसलों का उत्पादन नहीं होता है, कृषि क्षेत्र तो प्रभावित होते हैं। साथ ही क्या है, जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पशु चरते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी वो भी प्रभावित होंगे, जिससे पशुपालन वगैरह पर भी इफेक्ट पड़ता है जब कृषि सूखा पड़ता है, ठीक है। फसलों का उत्पादन नहीं होगा, पशुपालन वगैरह जो उससे संलग्न क्षेत्र हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम दोस्तों अगला जो हमारा अकाल का प्रकार है वो है, जो सूखे का प्रकार है वो है अकाल, ठीक है। जब क्या होता है? कृषि सूखा और मृदा आर्द्रता सूखा, ये कई बार देखने को मिलते हैं, यानी मृदा आर्द्रता सूखा पड़ा, कृषि सूखा, ये इनकी रिपीटेशन होता रहता है। तो वो स्थिति क्या दर्शाती है? अकाल को दर्शाती है। अकाल जिसको हम दुर्भिक्ष भी कहते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ना। तो वो स्थिति किसको बताती है? अकाल को दर्शाती है। इसमें क्या होता है? अकाल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अन्न जल संकट उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि जब फसल का उत्पादन ही नहीं होगा, ठीक है, पृथ्वी बंजर हो जाएगी, तो क्या होगा? अन्न जल संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सूखा है, हमारा लास्ट सूखे का प्रकार है वो सामाजिक और सांस्कृतिक सूखा। जब अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अगली जो स्थिति होती है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक सूखा। इसमें क्या होता है? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगती है कि अब देशों में क्या होंगे? गृह युद्ध होंगे, क्योंकि उनके पास खाने को ही कुछ नहीं बचेगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक इसको सूखा बोलते हैं, और इसमें गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है, ठीक है, कि गृह युद्ध होएगा अगर ये ऐसा सूखा पड़ गया तो। क्योंकि क्या होगा? एक देश के पास जब कुछ नहीं होगा, ठीक है, देश में जब कुछ नहीं है तो क्या होगा? युद्ध होगा। लोग जिनके पास संसाधन होंगे लोग उनसे लेना चाहेंगे। तो ये हो गए सूखे के प्रकार। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। और हाँ दोस्तों, जिनको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, वो उसको स्लो स्लो करके पुश करके देखते जाएं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है कि स्लो करने का स्पीड को, तो आप कर लीजिएगा, और एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भारत में सूखा संभावित क्षेत्र। भारत में सूखा संभावित कितने क्षेत्र हैं? तो भारत में जो सूखे के जो क्षेत्र हैं उनको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है बृहद सूखा क्षेत्र और दूसरे हैं लघु सूखा क्षेत्र। बृहद मतलब जहां पर काफी सूखा बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं दोस्तों बृहद सूखा क्षेत्र। और जहां पर थोड़ा बहुत सूखा पड़ता है उसको बोलते हैं लघु सूखा क्षेत्र। तो देखिए, मैंने एक ये डायग्राम बनाया है, हालांकि इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है डायग्राम की, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक है, समझ आ जाएगा। अब हमको तो समझने से मतलब है। तो देखिए, हमारा भारत है तो इसको दो प्रमुख सूखा क्षेत्र में बांटा गया है, बृहद सूखा क्षेत्र और लघु सूखा क्षेत्र। अगर हम देखें दोस्तों, हमारा जो बृहद सूखा क्षेत्र है, तो बृहद सूखा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? हाँ तो दोस्तों, जो बृहद सूखा क्षेत्र उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिमी चतुर्भुज क्षेत्र, और जो दूसरा वाला क्षेत्र है हमारा उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। देखिए इधर देखिए, ये देखिए, ये हमारा भारत का मैप है, इंडियन मैप है। तो इसमें जो बृहद सूखा क्षेत्र है, मैंने आपको सबसे पहले पता है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ये J B A और M,
ये अभी बताऊंगी मैंने क्या लिखा है। ये है J फॉर जालंधर, B फॉर बाड़मेर, A फॉर अहमदाबाद और M फॉर मिर्जापुर। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, तो क्या जगह नहीं थी। बस आप लोग तो समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। जालंधर, बाड़मेर, अजमेर, सॉरी अहमदाबाद और मिर्जापुर, इनको हम मिलाएंगे तो देखिए एक चतुर्भुज जैसा बन रहा है ना। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 एंगल है यानी चतुर्भुज। तो ये क्षेत्र जो होता है वो क्या, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी चतुर्भुज क्षेत्र बोलते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये बृहद सूखे के क्षेत्र में आता है, यानी कि इस जगह क्या होता है, काफी सूखा देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों बृहद सूखा क्षेत्र में मैंने बताया था 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्या, उत्तर पश्चिमी चतुर्भुज क्षेत्र, मैंने आपको डायग्राम से बता दिया। और दूसरा वाला क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ये वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ पे है, पश्चिमी घाट है ना, ये पूर्वी घाट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, ये किस में आते हैं, बृहद सूखा क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो इसमें देखिए दक्कन का पठार। ठीक है, अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए। पश्चिमी घाट वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है एक तो दक्कन का पठार, दक्कन के पठार का ही भाग है। उसके बाद इसमें आता है, इधर कर्नाटक होता है तो कर्नाटक का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र आता है। फिर इधर दोस्तों तेलंगाना होता है तो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का हिस्सा आता है, तेलंगाना का पठार वगैरह। उसके बाद ये जो हिस्सा होता है वो है तमिलनाडु, तो इसमें तमिलनाडु के भी कुछ जिले सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, इसमें दक्कन का पठार, इधर कर्नाटक का कुछ हिस्सा, इधर तेलंगाना का पठार का, ठीक है, और इधर तमिलनाडु के कुछ जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। ये वृष्टि पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, यहाँ सूखा रहता है, बृहद सूखा क्षेत्र के अंतर्गत ही है। उसके बाद दोस्तों लघु सूखा क्षेत्र, जो लघु सूखा क्षेत्र होता है उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, तो देखो लघु सूखा क्षेत्र को बृहद को 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर पश्चिमी चतुर्भुज क्षेत्र और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। और लघु सूखा क्षेत्र को 5 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ते हैं हिमालय उत्तराखंड घाटियां। ये क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, हिमालय उत्तराखंड की घाटियां हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, ये हिमालय का रीजन है और ये उत्तराखंड आता है, तो हिमालय उत्तराखंड की घाटियां ये किस में आती हैं, लघु सूखा क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है पलामू का, सॉरी ये गलत हो गया है, ये पलामू का पठार, ये रहा, ये पलामू का पठार। ठीक है, और यहाँ पर हमारा होगा शिलोंग का पठार। किसका पठार दोस्तों, शिलोंग का पठार, ध्यान नहीं रहा थोड़ा। ठीक है, तो पलामू का है, झारखंड जिले में आता है, जो सॉरी झारखंड राज्य में आता है। ठीक है, झारखंड में आता है पलामू का पठार। ठीक है, तो जो लघु सूखा क्षेत्र में सबसे पहले हिमालय उत्तराखंड की घाटियाँ, देन झारखंड में पलामू का पठार और ये शिलोंग का पठार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कोरापुर, बोलांगीर और कालाहांडी त्रिभुज। नाम ध्यान से सुनिए, कोल्हापुर नहीं, कोरापुर, बोलांगीर और कालाहांडी का त्रिभुज का क्षेत्र। ये किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं हमारे लघु सूखा क्षेत्र। देखिए हिमालय उत्तराखंड घाटियाँ, पलामू का पठार, शिलोंग का पठार और कोरापुर, बोलांगीर, कालाहांडी त्रिभुज क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों एक और रह गया, ये है काठियावाड़ का क्षेत्र। ठीक है, तो ये आते हैं लघु सूखा क्षेत्र में। यहाँ पे जो सूखा होता है वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद भारत में सूखे की समस्या निपटने के लिए क्या उपाय किए गए, तो देखिए हमारे जो भारत है उसमें सूखे की समस्या से निपटने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं DPAP, ड्रो प्रॉन एरिया प्रोग्राम, यानी कि सूखा प्रवण क्षेत्र प्रोग्राम। ठीक है, सूखे से निपटने के लिए हमारे देश में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको बोलते हैं सूखा प्रवण क्षेत्र प्रोग्राम। ठीक है, ड्रो प्रॉन एरिया प्रोग्राम। इसकी ये कब चलाया गया था दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। और इसका काम ये था कि हमारे देश में जो सूखे ग्रस्त क्षेत्र हैं उनकी पहचान करना और उन क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ पे कृषि की उत्पादकता किस तरीके से विकसित किया जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है, मृदा को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है ताकि वहाँ जल का लॉस नहीं हो, ये देखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा DPAP, ड्रो प्रॉन एरिया प्रोग्राम, यानी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1978 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये काम ये करता है कि भारत में कौन कौन से सूखे संभावित क्षेत्र हैं उनके पहचानना, वहाँ पे हम जल का संरक्षण किस प्रकार कर सकें, जो जल भरण क्षेत्र होते हैं यानी कि जहाँ पे जल का भराव है ऐसे क्षेत्रों का विकास करना ताकि वहाँ पे जल का संरक्षण हो सके। फिर क्रॉप रोटेशन, भारत में फसल चक्रण को बढ़ावा देना कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। उसके बाद
वनीकरण यानी कि वनों को लगाना, और पुनर्वनीकरण यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां से वनों को वन कट गए हैं वैसे क्षेत्र में फिर से वनों को लगवाना, उसे बोलते हैं पुनर्वनीकरण। तालाबों नहरें को बनवाना, ठीक है, नहरें बनवाना, पक्की नहरें, तालाब बनवाना, ये सब जो होता है वो कौन देखता है, DPAP के अंतर्गत ये कार्य है इनके। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण है रानस यानी कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। रानस परियोजना के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इसके द्वारा भी क्या है कि भारत में सूखे से निपटने के क्षेत्र में ये परियोजना काफी कारगर है। तो ये दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने पढ़ा सूखा। सूखा क्या होता है, सूखे के कारण भारत में, और सूखे के प्रकार। उसके बाद हमने पढ़े सूखे संभावित क्षेत्र और सूखे से निपटने के लिए उपाय। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो पढ़ लेना, आ जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए।